जी हाँ दोस्तों, आरएस 2021 में जो 38वीं रैंक प्राप्त की और एक हरफनमौला और सफलता का प्रतीक एक गांव खेत खलिहानों से निकल करके 38वीं रैंक आरएस में हासिल करके और टॉप 50 में आने वाले व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में राम कुमार जी भादू। आज हम इनसे बात करेंगे कि आपके स्टडी का तरीका क्या रहा, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आपका अध्ययन का तरीका क्या रहा, आपने किस प्रकार कठिन विषयों को याद करने की ट्रिक अपनाई और आपका जीवन का सफर जो उबाऊ और थकाऊ था, क्योंकि आरएस का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना से आपने पार कैसे पाया और एक जो स्टूडेंट इस लंबी पारी में जो इस प्रकार की स्टडी की बैटिंग करता है वो किस प्रकार पार पा जाए, वो हम सारी ट्रिक एक ग्राउंड से फर्श से अर्श तक जो पहुंचने की इनकी कहानी है वो इनके शब्दों में हम इनके बयान लेकर के जारी करेंगे। और इस प्रकार हमारा जो गेट टुगेदर प्रोग्राम है बिल्कुल इजी वे में चलेगा। तो सर्वप्रथम हमारे घर पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका मान सम्मान, आपने मान सम्मान दिया मुझे और मेरे दोस्तों को भी दिया, उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपने 38वीं 2021 आरएस में जो रैंक हासिल की, इसके लिए मैं दोस्तों के ग्रुप और पूरे समाज की तरफ से हमारे नोखा के जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपको ढेर सारी ब्रह्मांड की टोकरी भर करके आपको बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जो हमारे एस्पायरेंट है जो मैदान में डटे हुए हैं और 2023 की भर्ती में डटे हुए हैं, तो उनका अपना एक संक्षिप्त परिचय और अपने आपका अध्ययन कहां कहां हुआ, एक संक्षिप्त परिचय अध्ययन समय सहित आपको देना है। सर्वप्रथम तो मां शारदे के चरणों में सादर वंदन, और जो भी तैयारी में जुटे हुए हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं यही कहूँगा कि कठिन मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जैसे कि मैं आज आपके सामने हूँ, मैंने मेरी शुरुआती पढ़ाई गांव की ढाणियों की स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोड़ा पश्चिम से पहली से 5वीं तक की। उसके बाद गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं था, इसलिए मैंने 10वीं तक मेरे गांव के ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय कूदसू से 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद मुझे स्कूल नया होने के कारण पास में नोखा तहसील है वहाँ आना पड़ा, वहाँ राजकीय बाबा छोटूनाथ जी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों न जेई पेपर है वो पास किया जाए, बीटेक की जाए। आईआईटी जेई का उस समय बहुत बड़ा प्रचलन था, नाम था। तो मैंने 1 साल तैयारी की, लेकिन मुझे जेई में सफलता नहीं मिली, मुझे आरपीटी में सफलता मिली सर। उसके बाद आरपीटी में मुझे बीकानेर की राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो कॉलेज है वो अलॉट हुई, और उसमें मैंने 4 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो आप अभी? जी जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद तैयारी के दौरान ही जो प्रेम सुख जी डेलू सर हैं वो लगे थे, और भी बहुत सारे श्याम सुंदर जी सर हैं, तो उनसे मैंने प्रेरणा ली और मैंने सोचा कि जो प्रशासनिक पोस्ट की जो पावर है, जो रुतबा है, वो इंजीनियर का नहीं होता। अपने क्षेत्र में वो सर्वोच्च करते हैं, देश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका इंजीनियर भी निभाते हैं, लेकिन जो अपने समाज में और आसपास के परिवेश में जो सिविल सर्विस का जो रुतबा है वो किसी में नहीं है। तो मैंने वहाँ से प्रेरणा लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। उस दौरान सभी ने मुझे ये सलाह दी कि एक आपके लिए जॉब सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं दिल्ली जैसे महानगरों में डायरेक्ट कोचिंग करने चला जाऊं या काफ़ी साल तक मेहनत करूं, और उसके बाद भी सिविल सर्विसेज का ये कंफर्म नहीं होता कि हम लगेंगे ही लगेंगे। तो उसमें थोड़ी अनिश्चितता रहती है, कितने ही मेहनती हो लेकिन बहुत सारे स्टेज होते हैं, सारे पार करने में कहीं न कहीं हमारी तरफ से चूक हो ही जाती है। तो उसके लिए मैंने जॉब सिक्योरिटी के लिए सर्वप्रथम पटवारी का एग्ज़ाम दिया। उस समय पटवारी का सर 2 एग्ज़ाम होते थे, प्री और मेंस का। मैं प्री में रह गया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों के द्वारा मुझे पास किया गया और 20-25 दिन की तैयारी में मैं पटवारी लग गया। उसके बाद लेब असिस्टेंट की भर्ती आई, उसमें भी मैं अच्छी रैंक से 35वीं रैंक आई थी ऑल राजस्थान।
उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने पटवारी ज्वाइन न करके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए लेब असिस्टेंट ज्वाइन किया, क्योंकि उसमें स्कूल टाइम के अलावा कोई भागा दौड़ नहीं रहती और टाइम अच्छे से मिल जाता है। कब से हो आप? सर मैं 2018 से, फरवरी 2018 से मेरी ज्वाइनिंग है। उसके बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करनी शुरू की। 2018 वाला मैं प्री दिया था, प्री में फिर वही बात, ओबीसी की कट ऑफ हाई जाने के कारण मैं प्री में फेल हो गया। तो मैं तैयारी बीच में थोड़ी बाधाएं आई, लेकिन लगातार रखी मैंने और हाई कोर्ट के आदेशों से मैं पास हो गया और मैंने मेंस दिया, उसमें 310 नंबर आए थे सर। उसके बाद उस असफलता से सीख ली, मैंने कहा बीच में छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखनी है और चाहे फेल हो जाए चाहे पास हो जाए, तैयारी लगातार रखनी है। तो उसी की बदौलत मेरे आज ये 38 रैंक आई है और आप सबके सामने। सर आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपको यूं लगा कि आपको वो इंस्पायरेशन मिला हो, वो मोटिवेशनल स्पीच आपने किसी ऐसे व्यक्तित्व की, सफल व्यक्तित्व की सुनी होगी, जहां आपको लगा कि मुझे अब रात और दिन एक करके, और वो सूर्योदय जहां आरएस में मेरी 38वीं रैंक आए, ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कब आया? सर ऐसा टर्निंग पॉइंट सबसे पहले तो मेरे परिवार में, यानी मेरे दादाजी के परिवार में कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं था, तो सबसे पहले मेरी बड़ी सिस्टर है वो लगी, तब मुझे लगा कि अब हम भी लग सकते हैं। जब मेरी सिस्टर कम पढ़ाई के दौरान भी लग सकती है, तो हम तो उनके मार्गदर्शन से पढ़ सकते हैं। फिर सर आरएस के बारे में ये मैंने, प्रेम सुख जी डेलू लगे थे, आईपीएस बने थे, उनके मोटिवेशन भाषणों से और से उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो हमें आगे ले जा सकती है। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने शिक्षा का पीछा नहीं छोड़ा और शिक्षा ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। बिल्कुल राम कुमार जी, उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि वो हमारे सब युवाओं के एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी है, जो हमेशा जो कहते हैं और जीरो ग्राउंड से जो बात उठा करके कहते हैं और बिल्कुल सीधी सादी कहते हैं, बिना कोई लाग लपेट के कहते हैं। तो निसंकोच और निसंदेह कह सकते हैं कि प्रेम सुख जी हमारे समाज के और हमारे युवाओं के वो एक आइकॉन है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताइए, आप कितने भाई हो, कितने बहन, और मम्मी पापा क्या करते हैं? आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। सर मैं बहुत ही साधारण ग्रामीण गांव ढाणी के परिवार से आता हूं। शुरुआत में मेरे पिताजी किसान मजदूरी का काम करते थे, उसके बाद ट्रैक्टर चलाने का, खुद का अब ट्रैक्टर हो गया, भगवान पर मतलब आस्था रखी तो आज सब कुछ है सर। तो मतलब किसान परिवार है एकदम। किसान परिवार है एकदम, और भगवान पर अकूट आस्था है और उन्हीं के द्वारा सब कुछ ये संपन्न हुआ है। सब सर्वप्रथम मेरी सिस्टर राजस्थान पुलिस में लगी थी, उसके बाद उनका रीट में चयन हो गया 3rd ग्रेड लेवल 2 में, उसके बाद वो अभी 2nd ग्रेड है एचएम के पोस्ट पर। और उसके बाद मेरा भाई है, उसने 10वीं में बीच में पढ़ाई छोड़ दी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। सिस्टर भी सुना है कि आरएस की तैयारी कर रही है। जी सर, सिस्टर ने एक बार दिया था 2021 वाला सेम जो मैंने दिया है। जी सर, लेकिन वो मेंस में रह गई। उसके बाद अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रही है सर। और मेरा बड़ा भाई है उस सिस्टर से छोटा, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी कई कारणों से, और उसने भी फिर काम करने के दौरान मार्बल का काम भी किया, मिठाई का काम भी किया। फिर उसके मन में ये जगह कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी। सिस्टर लग गई थी, थोड़ा सहारा मिल गया था, तो उसने पढ़ाई की। यानो का आपके पास भी पढ़ा हुआ है और फिर बीकानेर भी पढ़ा, तो वो कांस्टेबल लग गया सर भीलवाड़ा से। रामचंद्र जी। जी सर। तो तब मेरे मन में और इतना मतलब उद्वेलित हुआ मैं कि क्यों भाई लग सकता है 5 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद भी। 10वीं फेल आदमी अगर कांस्टेबल लग सकता है मेरा भाई मेहनत करके, तो मैं तो शुरुआत से ठीक ठाक था पढ़ाई में, अच्छे मार्क्स थे। मैं फिर बीटेक भी करने की थी मैंने, तो मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया और आज दृढ़ निश्चय का आज ये परिणाम है। ये राम कुमार जी आपका बड़पन है कि आपके 3 भाई और 1 बहन, आपका व्यक्तित्व और आपका जो पारिवारिक ईश्वरीय आध्यात्मिक जो आपका अटूट विश्वास है, वही आपको इस ऊंचाई तक ले जाते हैं और आप श्रेय अपने गुरुजनों को देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है, खोली है तूने जिस शहर में शीशे की दुकान, उसमें पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो कई दोस्त ऐसे भी आपकी लाइफ में आए होंगे, कई दोस्त ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आपको
मोटिवेटेड किया, दोस्तों की मंडली के बारे में। और ऐसा कहा भी जाता है कि यदि आपके 4 दोस्त यदि सफल है तो 5वां निश्चित है कि सफलता का नंबर आपका है। तो आप अपने दोस्तों के बारे में क्या कहोगे? सर, परिवारजन और गुरुजनों के अलावा बहुत सारी कड़ियां हैं जीवन में जो कहीं न कहीं से अपन मोटिवेशन ले सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त हैं वो शुरुआत में मुझे ये कहते थे कि तू एक दिन कुछ बड़ा नाम करेगा, मतलब पीछे नहीं हटना है, तुझे तैयारी कंटिन्यू रखनी है, तू इस पोस्ट के लायक नहीं है। दोस्तों का मेरे पिटारा जो आपके साथ में था दुआ का? बिल्कुल सर, बहुत सारे दुआओं का पिटारा था, और छोटे भाई बहन हैं वो भी यही दुआ करते थे कि तू लगेगा, जरूर लगेगा, और तेरे लगने के बाद हम भी लगेंगे। अभी वो छोटे भाई बहन है वो भी तैयारी कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग के दौरान जो दोस्त लगे थे वो मुझे बेरोजगार ही समझते थे सर, क्योंकि बाकी वाले कई जयन की पोस्ट पे चले गए, कई पीडब्ल्यूडी में जयन चले गए, किसी का मतलब अहमदाबाद में बिजनेस शुरू कर लिया किसी ने। तो वो मुझे कह रहे थे कि राम कुमार तू इस पोस्ट के लायक नहीं है, हम तुझे बेरोजगार ही मान रहे हैं। तो वो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, और मैंने कहा एक दिन आप सबसे ऊपर निकल के बताऊंगा। तो वो संकल्प मेरे मन ही मन था, और वो संकल्प आज साकार हो गया सर। राम कुमार जी के कुछ गिने चुने लंगोटिया यार हमारे साथ है भी, हम उनका आपको परिचय करवाते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर राकेश है। मैं इन्हीं के गांव से हूँ, इनका ही साथी हूँ। अभी मैं 3rd ग्रेड L1 से अध्यापक। अच्छा, L1 से आप अभी वर्तमान में टीचर हो, तो ये इन्हीं की प्रेरणा देखिए। इनका भी काफी लंबा संघर्ष रहा है, और सभी ये कहते थे कि वो सूरतगढ़ पढ़ाई नहीं कर रहा, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कभी गांव में इधर उधर भटक रहा है। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो सभी ये कहने लग गए कि हमें तो पता था, इसने बहुत लंबा संघर्ष किया है सर। तो सारे उसी सफलता के सभी होते हैं, असफलता व्यक्तिगत होती है और सफलता सामूहिक होती है सर। तो उसी का ये एक उदाहरण है। और साथ में है सुशील खदाव। अच्छा, सुशील जी। जी सर। हाँ, सुशील जी। सर, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ सामाजिक विज्ञान से। राम कुमार की जांगलू में पोस्टिंग है लेबर असिस्टेंट के पद पर। तो मेरे पिता सर है, हम दोनों बाइक पर एक साथ ही सफर करते थे, स्कूल का आना जाना दोनों का साथ ही होता था स्कूल टाइम में। लाइफ पार्टनर होता है हम सफर, लेकिन ये एक ही बाइक के हम सफर है और दोनों साथ में जाते हैं और साथ में आते हैं। और सुशील जी आगे एपी की तैयारी भी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे हैं और हिस्ट्री से लगे हुए हैं। और सर, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र। राम कुमार के मामा गट भाई हूँ। बिल्कुल, यही राम कुमार जी से मोटिवेटेड है। हालांकि हमारे स्टूडेंट है, लेकिन मैं खुद को इनको आइडियल मानता हूं कि ये इस प्रकार निकल करके और एक सितारा इस आकाश पे भास्कर रूपी छाया और हम सबको मोटिवेटेड कर रहा है वर्तमान में। राम कुमार जी इस प्रकार एक वर्तमान आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं के प्रेरणा के स्रोत है, प्रकाश पुंज है। सर, अधिकतर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या हो, रात का देर नाइट तक पढ़ा जाए या सुबह पढ़ा जाए या दिन को पढ़ा जाए, लाइब्रेरी में पढ़ा जाए, घर में पढ़ा जाए या ऑनलाइन पढ़ा जाए या ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ा जाए। सर, ये सभी का मेरा मानना ये है कि सभी का व्यक्तिगत होता है। अच्छा। किसी को सुबह की नींद को अच्छा मानते हैं और कई सुबह की पढ़ाई को अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर हमें भारतीय संस्कृति का अगर देखें, प्राचीन ग्रंथों में देखें, तो वो सुबह का जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम। आप कैसे पढ़ते थे? मैं सर लेट नाइट पढ़ता था। डाउन टू अर्थ बताना सर। बिल्कुल 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 सर, मैं दिन में 1 घंटा सोता था खाना खाने के बाद, उसके बाद रात को 1 या 2 बजे तक, फिर सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे वापस पढ़ाई शुरू, यही रूटीन था। और मैं ज्यादातर लाइब्रेरी में पढ़ता था। लाइब्रेरी में? जी सर। घर पे अगर कई लोग कहते हैं मुझे घर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, कई काम 5 मिनट का काम मानते हैं लेकिन उसमें आधा घंटा लग जाता है। और कई रिश्तेदार वगैरह आते हैं घर पे तो भी हम उनको समय नहीं देते, तो वो भी खुद को मन ही मन बुरा फील होता है। वो तो ये सोच लेते हैं कि पढ़ाई कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन खुद को संतुष्टि नहीं मिलती सर। घर आके कोई मेहमान आके जा रहा है, हम उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये खुद को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने सर जो आरएस मेन की अपन तैयारी कर रहे होते हैं प्रीलिम से निकलने के बाद में, तो आंसर राइटिंग है ना, उसके लिए आपने कुछ तरीका अपनाया क्या? जी सर, आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जो सिलेबस है उनको कंठस्थ करें। सिलेबस कंठस्थ होगा, उसके बाद आंसर राइटिंग का रोल आता है। जब अगर हमें याद ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे क्या?
तो सभी जो चीज है उनको याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखने का रोल आता है। और लिखने का याद सभी चीज होती है, लेकिन वो सभी चीजों को कॉपी में इकट्ठा एक जगह लिखना, ये सर कला होती है। जैसे एक चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, 5-7 एस्पेक्ट होते हैं, उसमें से कई आदमी होते हैं वो एक ही एस्पेक्ट को चूज करता है, तो उसमें से 2 या 3 मार्क्स आते हैं। और सभी जितने भी संभावित उसके एस्पेक्ट है वो सारे अगर उसमें एक एक लाइन या 2-2 लाइन में मेंशन कर दें तो सर उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आपने कहीं मैन की लिखने की प्रैक्टिस की क्या, कहीं कोचिंगों में? सर मैंने सर्वप्रथम 2018 में सूरतगढ़ की थी, प्रवीण जी भाटिया सर के मार्गदर्शन में। वही मेरे एकमात्र जो गुरुओं में जो सर्वोच्च है, मैं उन्हें ही रखना चाहता हूँ। उन्हीं के निर्देशन में मैंने पढ़ाई शुरू की और आरएस में भी 2018 और 21 की भी प्रेरणा उन्हीं से मिली। और उसके बाद में सर 2021 में स्प्रिंग बोर्ड जयपुर गया था, तो मैंने जयपुर रह के पढ़ाई की और वहाँ टेस्ट दिए थे, सारे टेस्ट लिखे थे और उनसे भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था सर। ज्यादातर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं राम कुमार जी की हमारे जो याद करने की जो तरकीब है वो कैसे विकसित की जाए और किसी चीज कठिन विषय को, सब्जेक्ट को कैसे याद किया जाए। ये भी सर अलग अलग होता है, जो आईक्यू लेवल पे भी डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं मुझे 2 बार याद करने से याद हो जाता है, कई कहते हैं मुझे 3-4 बार याद करने के बाद भी याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ। तो सर ये भूलने वाली सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब हम किसी भी चीज़ को 1-2 महीने या लगातार 2 सप्ताह रिविजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूलेंगे, ये स्वाभाविक है। और अगर सभी चीज़ याद रह जाएगी तो फिर दिमाग फट जाएगा, दिमाग की भी लिमिट होती है। तो मेरा ये तरीका था कि पढ़ने के बाद उसको वापस मेमोराइज करना, मनन करना उस पे कि मैंने आज ये टॉपिक किया है, इसमें ये चीज़ है, ये चीज़। मैं एक रफ रजिस्टर रखता था, उसमें बुलेट पॉइंट है वो मैं लिख लेता था सर। उस बुलेट पॉइंट को लिख लेता, कोई चीज़ उस टाइम याद नहीं आया तो दोबारा नोट्स में देख लो, तो वो कंठस्थ हो जाती है। समराइज करना, मनन करना बहुत जरूरी है। हम आगे आगे भागे नहीं कि आज ये टॉपिक खत्म हो गया इसको छोड़ो, आगे आगे वाले टॉपिक पे जाओ। भागने के बजाय एक टॉपिक पूरा किया, उस पर मनन करेंगे तो वो अपनी मेमोरी में स्थायी हो जाता है सर। एक ये ज्यादातर, जैसे मैंने भी आरएस मैन दिया, तो मेरी भी ये आपसे जिज्ञासा रहेगी कि लिखने का तरीका लाइन के ऊपर हो या लाइन के नीचे हो, लिखने के तरीके में और आंसर जो राइटिंग शैली है वो कितनी प्रभावित करती है। जो अपना परीक्षक होता है, कॉपी जांचने वाला होता है, वो किस प्रकार प्रभावित करती है? सर इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे खाने की थाली समझ लो उदाहरण के रूप में। अगर 2-3 प्रकार की सब्जी है और 2-3 प्रकार की पूड़ी, रोटियां, दही वगैरह सब व्यंजन बहुत अच्छे बने हुए हैं, सभी को एक साथ मिक्स करके थाली में ला दिया जाए और रोटी भी उसमें ऊपर रख दी जाए, तो खाने वाले को इतना आनंद नहीं आएगा। उसी की बजाय अगर हम 2-3 सब्जियां तो कटोरियों में डाल दो, रोटी है तो उसको एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट के रखो, तो खाने वाले के मन में ये भूख और बढ़ जाएगी और उनको एकदम तृप्ति हो जाएगी। तो यही इसमें है सर, याद सभी को लगभग एक समान होता है, लेकिन जो उस कॉपी के रूप में उसको परोसने वाली वो जो कला है वो प्रत्येक आदमी के अनुसार वेरी करती है सर। आंसर राइटिंग में भी आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो? बिल्कुल सर, हमारी केवल कॉपी ही हमारा पर्सनैलिटी का जो जरिया है वो है सर। आपने जो कॉपी में मैप की जगह मैप, ग्राफ की जगह ग्राफ और ग्राफिक्स की जगह ग्राफिक्स, कहीं आपको चित्र बनाने की या ऐसी आवश्यकता पड़ी तो आपने वो भी सहारा लिया? जी सर, जो कॉपी चेक होती है आजकल ऑनलाइन होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो पिक्टोरी ग्राफी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। किसी भी चीज़ का जो मैप में दर्शाना है, जहाँ भी मैप की आवश्यकता है, चाहे हिस्ट्री का भी पेपर क्यों न हो, तो उसमें भी मैप का सहारा लिया, ग्राफ का सहारा लिया। जहाँ फैक्ट ज़्यादा लिखने हैं वो डब्बा बना के या टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया, या कोई डिफरेंस वाला कोई क्वेश्चन है उसमें भी टेबल का इस्तेमाल कर लिया। तो जो भी पॉसिबल है वो अलग अलग प्रकार की रचनात्मकता और बुलेट पॉइंट भी, जैसे किसी क्वेश्चन में अगर अपने बहुत ज़्यादा पॉइंट याद है तो 1 2 3 4 संख्या में लिख दो, कम पॉइंट याद है तो उसको स्टार बना के लिख दो, ताकि उसको पता भी नहीं लगे कि 5-7 पॉइंट लिखे हैं या 3-4 लिखे हैं। तो इस हिसाब की कलाकारी भी काम आती है सर। बिल्कुल, कितनी इन्होंने राइटिंग, आंसर राइटिंग जो शैली है उसमें भी बताया कि आप परीक्षक को भी अंधेरे में रख सकते हो कि स्टार लिख करके, तो यही शैली है जो इनको आगे ले जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने जो उबऊ और थकाऊ यात्रा है, खूब बार ऐसा लगा होगा कि हमें
पलायनवादी नीति अपनानी चाहिए और इस मैदान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2018 में भी मैंने दिया था और फिर 2021 और फिर 2023 भी आ गया, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि ये पंचवर्षीय योजना कभी खत्म नहीं होगी? उबऊ और थकाऊ यात्रा में आपके दोस्तों का जो भी योगदान है आपको मोटिवेटेड करने में, तो इस उबऊ और थकाऊ यात्रा को आपने खुद को हमेशा के लिए मोटिवेटेड कैसे रखा? सर ये आता है सर, सभी के साथ होता है। कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जब हम थक जाते हैं, लेकिन पुनः दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, कोई शादी समारोह में चले गए या बातचीत करने लग गए या फ़ोन पे बात कर ली, कोई पॉजिटिव जो दोस्त हैं उनसे फ़ोन पे बात कर ली, तो वो मोटिवेशन मिलता रहा। और सर मेरे परिवार में लगातार हर साल किसी न किसी का सिलेक्शन राजकीय सेवा में होता रहा, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती रही सर। और दोस्त भी सभी ने यही कहा कि तू कर सकता है। और साथ वाले स्कूल का जो स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। और मुझे ये मतलब नेगेटिव विचारों वाला कि तेरा नहीं होगा, ये तो सर मुझे आज तक याद नहीं है, किसी ने कोई दोस्त मिला ही नहीं आपको? कोई ऐसा दोस्त मिला ही नहीं सर मुझे। खुद को एंटरटेनमेंट में शामिल भी किया? बिल्कुल सर, कॉलेजों में लगभग हम 4 दोस्त 5 दोस्त तो एकदम साथ में रहते थे। तो कभी किसी का बर्थडे आ जाता था, कभी कोई क्लास में टॉप कर लेता था। जो एक मेरा दोस्त है वो मेरी क्लास में हर सेमेस्टर में, मतलब 8 सेमेस्टर थे, 8 में 3-4 में वो टॉप है, मैं सेकंड टॉपर हूँ। तो वो किसी न किसी बहाने से हम पार्टी में या मूवी देखने चले जाते थे सर। अभी आपके दोस्त बता रहे थे कि हम एक ही मोटरसाइकिल पे जाते थे, तो आपने नौकरी के साथ में लैब असिस्टेंट की जो आप सर्विस कर रहे थे, तो नौकरी के साथ में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर इनका सुशील जी का पहले जैसलमेर पोस्टिंग थी इनकी, उसके बाद ये ट्रांसफ़र करवा के आए। पहले मैं सिंगल ही जाता था, उस इनके यहाँ आने के बाद हम दोनों साथ में जाते, तो बहुत ही मतलब पहले जो थकान हो जाती थी, अकेला जाना अकेला आना, उसके बाद थकान महसूस नहीं हुई। और ये भी बहुत पॉजिटिव सोच वाले इंसान है और खुद सफल है, आगे तैयारी कर रहे हैं। मैं भी इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। और नौकरी के साथ टाइम मैनेजमेंट का जो बात आपने पूछी, वो मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में 2018 में मेरा प्रोबेशन चल रहा था, 18 वाला मेंस दिया था, तब प्रोबेशन चल रहा था। तो प्रोबेशन में भी मैंने विदाउट पे छुट्टी ले ली। मुझे ये था कि ये नौकरी तो मिल गई, एक बार मिल गई, अब कहीं नहीं जाने वाली। तो जैसे भी विदाउट पे है, स्कूल में भी टाइम मतलब काम कम ही होता था, फिर भी मैं स्कूल में बहुत कम पढ़ाई की थी। मैंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो टीचर्स की पोस्टिंग नहीं थी, पद खाली थे, तो वो सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ाए हैं। और भी कोई पीरियड खाली है तो मैं चला जाता था, तो बच्चों को भी खूब टाइम दिया और उनकी भी दुआएं मेरे साथ है आज, ये उनकी दुआओं का ये असर है। और फिर घर आने के बाद मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया सर। लगातार 4-5 घंटे हर दिन निकाले। और भर्ती जैसे नज़दीक आ गई तो मैंने 4 महीने सर विदाउट पे रहा था मेंस के समय, और प्री के टाइम भी मैंने 15-20 दिन छुट्टियां ली थी सर। आप एक छोटे से गांव कुसु गांव से हो, हम सब के प्रेरणा के स्रोत हो। अभी तो हम आपको वो भास्कर मान सकते हैं जो हमारा खुद का आप प्रकाश कर रहे हो, लेकिन आप उन चिमनी के प्रकाश में, दिए के प्रकाश में उस पीढ़ी से नहीं हो, लेकिन फिर भी आप गांव के दूर दराज धोरों में रहते हो, ढाणियों में रहते हो। आपने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में भी इस स्टडी को निरंतर कैसे मैनेज किया? सर परिस्थिति मानते हैं सभी की एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ करने का जुनून हो तो परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती सर। जिसका उदाहरण मैं आज आपके सामने हूं। मैंने मेरी 10वीं तक की पढ़ाई चिमनी से की थी सर। चिमनी से? बिल्कुल सर। जो पहले केरोसिन तेल मिलता था राशन डिपो पे, उसको जला के, लैंप भी नहीं था, कईयों के घरों में तो लैंप था, तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि इनके घर में वो लैंप है। हम तो चिमनी से ही पढ़ते थे और चिमनी से नीचे फर्श पे बैठ के। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई और आगे चिमनी जल रही है, मेरे रजाई ओढ़ रखी थी, मेरी नींद आ गई, ऐसे सो गया मैं। तो थोड़ी सी देर आग लगने वाली थी, उतनी देर में मम्मी आ गई, तो उन्होंने वो चिमनी को दूर रखा और मुझे सही सुलाया। तो सर परिस्थितियां बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती सर। आपका हृदय, आपका हार्ट ये गवाही दे रहा था कि मैं इस प्रकार की एक सफलता 38वीं रैंक हासिल करूंगा? बिल्कुल सर, मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे प्रॉपर सर्विस मिल जाएगी, लेकिन 38 रैंक का मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा टॉप 100 या टॉप 200 में, मतलब
प्रॉपर स्टेट सर्विस मुझे मिल जाएगी, इतना पक्का पूर्ण विश्वास था। अच्छा, माता पिता की प्रथम प्रतिक्रिया क्या थी जब उन्होंने सुना कि आपका बच्चा एसडीएम बन गया है, 38वीं रैंक हासिल की है? तो माता पिता की पहले सर्वप्रथम क्या प्रतिक्रिया थी? और आपको रिजल्ट का सर्वप्रथम ये बताइए कि आपको रिजल्ट का कैसे पता चला? आप कहाँ थे उस समय जब जिस समय रिजल्ट आया और लोगों ने आपको सूचना दी कि रिजल्ट आ गया? सर इसका मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, मुझे स्टेट सर्विस मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉपर एसडीएम मिल जाएगा ये उम्मीद मुझे नहीं थी। तो मैं तैयारी करने के लिए दोबारा अगला मेंस है 27-28 जनवरी को, तो तैयारी करने के लिए जयपुर चला गया था सर। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं जयपुर में ही हॉस्टल में था और हम देख रहे थे काफ़ी लंबे मतलब 2-3 घंटे लेट आया था। हमारी उम्मीद थी कि 8-9 बजे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट 11 सवा 11 आया था। तब तक हम कंटिन्यू मोबाइल पे देख रहे थे, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के कॉल आ रहे थे कि अभी आधा घंटे में आने वाला है, 15 मिनट में आने वाला है, आरपीएससी की लाइट जल रही है, अंदर कोई हलचल हो रही है। तब हमने वेट किया तो 11:07 या 8 मिनट में आया था सर रिजल्ट। तो सबसे पहले मैंने घर पे फ़ोन किया और सर्वप्रथम सूचना किसको दी? सर्वप्रथम सूचना जो पहले तो जो थे रूममेट मेरे, वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। 3 थे हम सर रिजल्ट का इंतजार करने वाले एक रूम में। एक ही रूम में? बिल्कुल सर। पीजी में रहते थे? भी हॉस्टल में रहते थे, पीजी में सर। तो उनका एक का तो 925वीं रैंक है, उनको कैटेगरी की वजह से वो डीवाईएसपी मिल जाएगा। और एक दोस्त था, उन्होंने कभी ऐसी बात ही नहीं की। मैंने कहा क्या यार ये रैंक कम आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, अगर ये रैंक आ गई तो। उसने कहा ये तो मैंने कभी आज तक सोचा ही नहीं। और दुर्भाग्य से सर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसकी 1200 समथिंग रैंक आई, तो थोड़ा बुरा भी फील हुआ। लेकिन फिर घर वाले फ़ोन पे फ़ोन किया, छोटी सिस्टर ने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा पापा वगैरह सो गई क्या, तेरा भाई एसडीएम बन गया। तो अरे वाह! उसको बहुत अच्छा लगा। फिर पापा को सूचना दी, मम्मी को सूचना दी, सभी उठ गए। उनको भी रात को 2-3 बजे तक नींद नहीं आई सर, बहुत खुशी थी। फिर वीडियो कॉल पे भी बात हुई और उतनी में सभी दोस्तों के जो बधाई संदेश है वो आने लगे। देखो, बिना थके, बिना हारे और बिना कोशिश छोड़े ये कह रहे हैं कि 2021 में इंटरव्यू दे दिया और रिजल्ट का इंतजार था। 2023 में इनका आरएस प्रीलिम्स में हो रखा था और मेन की तैयारी के लिए ये जयपुर पलायन कर गए थे अपने गांव को छोड़ करके। तो ये होता है मोटिवेटेड का जो बूस्टर पुंज होता है और बूस्टर डोज होती है, वो ये इस प्रकार होती है कि ये कभी थके नहीं, हारे नहीं और इन्होंने आगे की प्लानिंग रखी। इन्होंने एक विश्वास नहीं किया कि इस प्रकार हमारी रैंक है वो कम भी आ सकती है। तो ये आगे के भविष्य के लिए आशान्वित थे कि हमें तैयारी करनी है और हमारा जो सिविल सर्विसेज का रास्ता है उससे आगे जारी रखना है। तो अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सांख्यिकी कई आरएस अधिकारियों ने, सीनियर अधिकारियों ने जारी की है, उसमें 38 वाले को भी एसडीएम रैंक नहीं मिल रही है। अभी वापस आपका जयपुर जाने का इरादा है? बिल्कुल सर, कई कह रहे हैं कि आपको एसडीएम मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। कई कह रहे हैं एसडीएम नहीं मिलेगा, आरपीएस मिलेगा। तो दोनों ही सर्विस अच्छी है सर। मेरी शुरुआत से तमन्ना यही थी कि मैं आरपीएस बनूं। अच्छा। फिर सर धीरे धीरे ये समझ में आया कि उनके पास प्रशासनिक पावर होती है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो मजिस्ट्रेट की पावर होती है वो भी होती है एसडीएम के पास, और पुलिस के पास केवल लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो पावर होती है। तब मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एसडीएम बनूंगा, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीएम है, सेकंड आरपीएस है। तो आरपीएस मिलेगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन सर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए दोबारा तैयारी करूंगा सर। आज ही मैं तैयारी में लगूंगा, शाम को जयपुर जाऊंगा और मेंस देने तक मैं वहीं रहूंगा सर। आज करे कल करे सो आज कर, यानी ये आज ही कह रहे हैं कि आज ही तैयारी स्टार्ट करूंगा। तो इस प्रकार का इनका जज्बा है। चलते चलते राम कुमार जी, हमारे जो 4 पेपर है आरएस मेन में, मैं आपको 4th पेपर से सर्वप्रथम पूछूंगा कि अपनी जो बुक लिस्ट है उसमें आपने 4th पेपर के लिए जो काफी वेटेज होता है और सफलता में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, पहले तो बताइए कि 4th पेपर में आपके नंबर, मार्क्स कितने आए और आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी? जी सर, 4th पेपर में मेरे मार्क्स है जो मेरी आशा अनुरूप नहीं आए। मेरी उम्मीद थी कि 105 या 110 के बीच में मार्क्स आएंगे। पेपर भी अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे कहाँ भूल रह गई वो तो कॉपी आने के बाद पता लगेगी। तो मेरे 89 मार्क्स आए हैं सर, 89.50। तो बहुत ही कम, मेरी उम्मीदों से बहुत कम आए थे। अगर 10 मार्क्स भी कम आते तो 95 आते,
तो मुझे यह दोबारा तैयारी करने नहीं पड़ती सर। तो वो जो भूल मैं मान रहा हूँ वो फोर्थ पेपर की ही मान रहा हूँ सर। और उसमें मैंने राघव प्रकाश पढ़ी थी और हिंदी के लिए? हिंदी के लिए, और दूसरी एक 9वीं से 12वीं जो हिंदी व्याकरण की बुक चलती है राजस्थान बोर्ड में, वो मूलभूत बुक है। उसके अलावा मैंने राघव प्रकाश पढ़ी थी सर। केवल और- राघव प्रकाश और 9 से 12 तक जो बिल्कुल हिंदी सर। व्याकरण की बुक्स आती है, बिल्कुल सर, 2 ही किताबें मैंने पढ़ी, और इंग्लिश उनको के लिए? एकदम अच्छी तरह से घोट के पी गया था मैं, समझ लो ये। लगभग आपने उसकी आवृत्ति कितने बार की, कितने बार पढ़ा होगा उसे? मेरी सर राघव प्रकाश तो लगभग 20 से 25 बार पढ़ रहा था। उसमें से मुझे एक एक वर्ड याद था, रटा हुआ था पूरा। अच्छा, और इंग्लिश के लिए? और इंग्लिश के लिए सर मैंने बीके रस्तोगी बुक है वो पढ़ी थी, और दस्तोगी एंड दस्तोगी। जी सर। अच्छा, और एक दूसरी बुक पढ़ी थी आरपी शर्मा सर की, वहाँ मैंने जयपुर में कोचिंग ली थी 2-3 महीने। और 2018 के दौरान मैंने सूरतगढ़ में भी कोचिंग ली थी इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश मेरी वीक थी, आज भी वीक है सर सही माने तो। लेकिन उस इंग्लिश के डर की वजह से मैंने 2-3 जगह इधर उधर भागा। फिर भी सर मेरा टारगेट ये था कि 80 में से 40 मार्क्स अगर आ जाएं तो मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, क्योंकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी थी। तो मेरे 40 में से 25 या 30 नंबर का मैं मान रहा था कि इस बार आएंगे। लेकिन सर क्या पता हिंदी में कम आए या इंग्लिश में कम आए, वो तो कॉपी देखने के बाद पता लगेगा। और सबसे मेन जो रोल है वो इसी पेपर का होता है सर। अदर्स पेपर की बुक लिस्ट भी हमारे एस्पायरेंट को बताइए। अदर्स बुक की सर मेंस की बता रहा हूँ पहले। तो मेंस के पहले पेपर में हिस्ट्री है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा था एनसी बिश्नोई की, वो भी NC बिश्नोई। आरएस अधिकारी है। अच्छा, एनसी बिश्नोई की उनकी बुक है, प्रॉपर आरएस के लिए ही है। एनसी बिश्नोई काफी अच्छी भी बता रहे हैं। बिल्कुल सर, आरएस में लगभग सभी लोग हैं, कोचिंग के नोट्स के अलावा जो बुक पढ़ते हैं वो उसी बुक से पढ़ते हैं सर। उसी बुक से पढ़ते बिल्कुल सर। और इंडियन हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम वाली बुक पढ़ी थी। स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है जो यूपीएससी में और आरएस के लिए सभी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। स्पेक्ट्रम आरएस पर्टिकुलर आती है? नहीं सर, वो एक Common आती है। बड़ी कॉमन बुक है जो यूपीएससी में भी लोग बाग पढ़ते हैं, मतलब बेसिक बुक है वो। और उसके बाद मैंने ये मिडाइवल और एंशिएंट में सर हिस्ट्री नहीं आती, आर्ट एंड कल्चर आती है। अच्छा, तो उनके उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है यूपीएससी के लिए, UPSC उसमें से के लिए। 4-5 चैप्टर ही है अपने काम के, अच्छा, तो वो मैंने पढ़े। और उसके बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल आता है वो। और इकोनॉमिक सर्वे के अलावा इंडियन इकोनॉमी है, वो मनमोहन जी शर्मा है जो 2018 में शायद 2nd रैंक थी उनकी, वो बुक निकालते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से। तो वो बुक पढ़ी थी उन्होंने, इस बार भी बुक निकाली है, 5-6 दिन हुए हैं। और उसके बाद 3 छोटे पेपर होते हैं सर, 20-20 नंबर के, जैसे समाजशास्त्र है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है और बिहेवियर है। तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग की मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, और समाजशास्त्र के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, और मैनेजमेंट आता है उसके लिए मैंने सम्यक के नोट्स पढ़े थे सर। समय के नोट्स। बिल्कुल सर, 20-20 नंबरों का वो कोचिंग वाले मेहनत करके अच्छे नोट्स बनाते हैं, वो पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके लिए अपन कोई बड़ी बुक में से कंपाइल करें तो अपनी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, और वो मेहनत करके हमें परोस रहे हैं, तो उनके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर में 3 बड़े सब्जेक्ट आते हैं सर, अच्छा, जैसे ज्योग्राफी हो गई, साइंस हो गई और एथिक्स हो गई। ज्योग्राफी में राजस्थान ज्योग्राफी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, फर्स्ट पेपर में भी राजस्थान हिस्ट्री के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ही मैंने पढ़ी थी। अच्छा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जी सर, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए और राजस्थान इतिहास के लिए जो फर्स्ट पेपर में आता है। और उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बर्णवाल की एक समग्र अध्ययन आती है, वो बुक उसमें से आपने चैप्टर छंटनी करके पढ़े या जी समग्र सर, पढ़े? छंटनी करके पढ़े सर, जो छंटनी अपने सिलेबस में है वही पढ़े, सिलेबस के अलावा एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। और एक 11वीं-12वीं की जो पहले राजस्थान बोर्ड की जो बुक आती थी ज्योग्राफी के लिए? ज्योग्राफी के लिए 11th-12th वाली, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 11th वाली है, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए कुछ टॉपिक है वो 11th वाली में, कुछ जो 12th ओल्ड में। आरबीएससी ज्योग्राफी है उसमें भी आपने 11th और 12th में भी छंटनी करके पढ़े या उसको समग्र पढ़ा? छंटनी करके पढ़ा, छंटनी। सिलेबस के अलावा मैंने कोई लाइन नहीं पढ़ी सर। अच्छा, जो चीज समझ में नहीं आई वो अलग बात है भाई, टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया तो कुछ मैटर मैंने कहीं दूसरी जगह से पढ़ा होगा। लेकिन ज्योग्राफी में तो सीधा 11th क्लास की जो बुक है और 12th क्लास की बुक है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन मैंने थोड़ी सहायता के लिए महेश कुमार बर्नवाल को भी पढ़ा था। अच्छा, एथिक्स के लिए मैंने धर्मेंद्र सर है पतंजलि आईएएस में, बिल्कुल। उनके मैंने नोट्स निकाल लिए थे प्रिंट, और उनसे ऑनलाइन क्लास ली थी सर, तो वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही।
और साइंस मेरा बैकग्राउंड है, तो साइंस में टेक्नोलॉजी और साइंस दो पार्ट होते हैं। तो टेक्नोलॉजी वाले मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े थे, और साइंस के लिए निर्माण आईएएस की जो बुक है पब्लिश हुई थी पिछले साल ही आरएस के लिए, तो उसका भी सहारा लिया, और जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उनका भी सहारा लिया सर। और ये सेकंड पेपर हो गया। थर्ड पेपर में मेजर पोर्शन है इसका पब्लिक एड कौन से पेपर में आता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी, और 3 छोटे सब्जेक्ट है सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये राजकुमार कंसवा के जो भी आरएस हैं उनकी बुक आती है अलग से आरएस के लिए, वो अच्छा। पूरे सिलेबस के अनुसार है। उसके अलावा मैंने राजकुमार कंसवा पब्लिक एड के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो खुद आरएस है, सिलेक्टेड है, और केवल वो RS के लिए केवल आती है। आरएस के सिलेबस के बड़ी अनुसार, बुक है यहाँ। छोटी सी है, पूरे सिलेबस के अनुसार एकदम सारगर्भित बुक है। वही मैंने 2018 में पढ़ी, वही मैंने 2021 में पढ़ी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है, वो इंडियन पॉलिटी के लिए वो पढ़ी, और सभी लोग वही पढ़ते हैं। उसको नोट्स समझ लो चाहे भागवत गीता समझ लो, जो है वो पॉलिटी में वही है सर। अच्छा, तो उसको मैंने कम से कम एम लक्ष्मीकांत की बुक, जी सर। तो उनको उस किताब, मानते हैं। जी सर, उस किताब को मैंने कम से कम चैप्टर आपने चैप्टर छांट के पढ़े थे सर। उस पूरी कॉमन बुक है, तो जो अपने सिलेबस में है, मतलब आधी से भी कम बुक अपने काम की है। अच्छा, तो उस बुक को भी मैंने 15-20 बार मैं पढ़ चुका हूँ। और स्टेट पॉलिटी के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या जो भी इधर उधर कोचिंग वालों के नोट्स है, जैसे राजनीतिक गत्यात्मकता आते हैं, तो कोई पहले से सिलेक्टेड कोई आदमी है वो अगर बना के अपने दे दे, तो वो छोटे छोटे 2-4 पेज के वो मैंने पढ़े थे। और पॉलिटी में एक इंटरनेशनल रिलेशन का भी 3 IR लगता है, हाँ। उसमें भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े थे। IR के लिए पर्टिकुलर आपने स्प्रिंग बोर्ड? जी सर, 70-80 पेज की उन्होंने PDF दी थी, वो पढ़ी थी सर। अच्छा, PDF से नहीं, मैंने प्रिंट निकाल के। अच्छा, प्रिंट निकाल के। जी सर, ठीक है। और उसके बाद 3 छोटे सब्जेक्ट है, जो लॉ है, एक लॉ का मैंने सम्यक के नोट्स पढ़े थे, बिहेवियर के नोट्स है वो स्प्रिंग बोर्ड के पढ़े थे, और खेल एवं योगा के हैं वो भी मैंने स्प्रिंग बोर्ड के पढ़े थे सर। अच्छा, नोट्स पे भी विश्वास किया आपने? जी सर, जो छोटे टॉपिक है, छोटे सब्जेक्ट है 20-20 नंबर वाले, उनके मैंने नोट्स से, कोचिंग के नोट्स से ही पढ़ाई की थी सर। मतलब पढ़ने से ज्यादा ये है कि क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए, वो महत्वपूर्ण है। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण यही है। कई लोग 2-3 कोचिंग के इसका मैटर भी पढ़ लें, इसका भी पढ़ लें, फिर वो मिक्स हो जाता है सर। तो पढ़ने से पहले जरूरी ये है कि ये तय कर लो कि कौन सी कोचिंग के पढ़ने हैं और किस बुक में से अपने को मैटर पढ़ना है। उसके बाद उसी पर भरोसा रखो, और कोई भी नोट्स है या कोई भी क्लास है या कोई संस्थान है, उसके नोट्स में से मतलब मेरिट पार कर जाएं, उतना मैटर आ ही जाता है सर। चलते चलते जो 2023 के एस्पायरेंट्स है, और जो कई ऐसे हमारे दोस्त है जो मैदान में फतेह करने से रह गए और बीच रास्ते में, उनके लिए आपका क्या अंतिम संदेश रहेगा? जो रह गए हैं, तो असफलता कहते हैं कि सफलता की कुंजी होती है, फेलियर इज द की टू सक्सेस माना जाता है सर। तो जो भी है वो उससे बाहर निकल के अपनी कमजोरी, जहाँ कमजोर पक्ष है अपना, उस पर ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। असफलता से हमने अपनी कमजोरियों को पता लगाओ कि मुझे कहाँ, कौन से स्टेप में या कौन से पेपर में या कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में मेरी कमजोरी है। उस कमजोरी को अगले पेपर में ताकत के साथ पेश आइए, उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, और जरूर सफलता मिलेगी सर। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि असफलता आपके कहीं ना कहीं एक सफलता का नींव का पत्थर रखती है, और वो आपकी सफलता की ईंट जोड़ती है। तो हर असफलता आपको कोई ना कोई सबक देती है। पुनः आप दोस्तों का, राम कुमार जी, आप हमारे घर पधारे और इस प्रकार गेट टुगेदर कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप अपन का जो आधा घंटे का वीडियो किसी दोस्त के लिए या एस्पायरेंट के लिए जो मोटिवेशन का काम करेगा, तो हमें बेहद खुशी महसूस होगी, और आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद।